सन 1327 दिल्ली। एक बड़ी भीड़ शाही घोषणा सुनने के लिए इकट्ठी हुई है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय का सबसे बुद्धिमान और आधुनिक विचारों वाला शासक माना जाता है। वह हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक है, लेकिन उसके फैसलों से जनता में असंतोष फैल गया है। घोषक घोषणा करता है, टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, विष्णु प्रसाद नाम के एक ब्राह्मण विद्रोही को माफ किया गया है, हर नागरिक न्याय के लिए दरबार में अपील कर सकता है। सुल्तान आता है और विष्णु प्रसाद को सबके सामने माफी देता है, जैसे वह न्यायप्रिय हो। लेकिन घोषणा के तुरंत बाद वही विष्णु प्रसाद को गुप्त रूप से मार दिया जाता है। इससे पता चलता है कि तुगलक दोहरा चेहरा रखता है, बाहर से दयालु, अंदर से क्रूर। तुगलक अपने सलाहकारों के साथ बैठकर धर्म, राजनीति और तर्कशास्त्र पर चर्चा करता है। वह कहता है, मैं ऐसा देश चाहता हूं जहां हिंदू मुस्लिम का कोई भेद न हो। लेकिन उसकी नीतियां जनता को समझ नहीं आती। फिर वह एक ऐतिहासिक घोषणा करता है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाई जाएगी। कारण दौलताबाद बीच में है, संपूर्ण भारत पर नियंत्रण। आसान धार्मिक एकता बढ़ेगी। जनता हैरान रह जाती है, लेकिन सुल्तान के आदेश का विरोध करना असंभव है। शिहाबुद्दीन और रतन सिंह नामक दो सलाहकार तुगलक से नाराज हैं। वे मानते हैं कि सुल्तान देश को बर्बाद कर रहा है। दोनों छुपकर तुगलक की हत्या की साजिश रचते हैं। राज दरबार के भीतर ही षड्यंत्र बढ़ने लगता है। धार्मिक नेता शेख इमामुद्दीन खुलेआम तुगलक की नीतियों का विरोध करते हैं। वे उसे अत्याचारी और इस्लाम का दुश्मन बताते हैं। जनता उनकी बातों से सहमत होती है। तुगलक चालाकी से उन्हें बातचीत के लिए बुलाता है, सम्मान दिखाकर उनको अपने पक्ष में दिखने को मजबूर कर देता है। फिर सुल्तान उन्हें युद्ध भूमि में अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजता है, जहां उसकी हत्या करा दी जाती है। तुगलक सुरक्षित रहता है और उसके इरादों का काला सच सामने आता है। एक छोटा धोखेबाज अजीज आता है, जो फकीर बनकर लोगों को ठग रहा है। वह कहता है, सुल्तान की नीतियां तो मूर्खता हैं, पर हमारे जैसे चालाकों के लिए बहुत फायदे की। अजीज तुगलक के शासन की अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का प्रतीक बनता है। सुल्तान के आदेश के बाद हजारों लोग दिल्ली छोड़कर दौलताबाद की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में लोग मर जाते हैं, भूख, बीमारी और हिंसा बढ़ जाती है। परिवार बिखर जाते हैं। तुगलक दूर से यह सब देखता है और सोचता है कि प्रगति के लिए बलिदान जरूरी है, लेकिन जनता की पीड़ा असहनीय हो जाती है। तुगलक एक बड़ा आर्थिक सुधार लाता है। तांबे के सिक्के अब चांदी के सिक्कों के बराबर मान्य होंगे, पर जनता इस नियम का दुरुपयोग करती है। लोग घर घर में नकली तांबे के सिक्के बनाने लगते हैं। नतीजा, पूरा खजाना खाली, बाजार टूट गया, अर्थव्यवस्था बर्बाद। तुगलक टूट जाता है। उसे पता चलता है कि उसके सबसे भरोसेमंद मंत्री ही उसे धोखा दे रहे हैं। दरबार में साजिश और हत्या की घटनाएं बढ़ जाती हैं। शिहाबुद्दीन की हत्या हो जाती है और दोष तुगलक पर आता है। तुगलक की मां को भी संदेह होता है। सच्चाई जानने पर वह षड्यंत्र रोकना चाहती है, लेकिन सैनिकों की गलती से उनकी भी हत्या हो जाती है। तुगलक मानसिक रूप से टूट जाता है। अजीज अब बहुत शक्तिशाली बन चुका है। वह दौलताबाद में सैन्य अधिकारी का रूप बनाकर सेना में शामिल हो जाता है। तुगलक उसको पहचान नहीं पाता और उसकी वफादारी की तारीफ करता है। यह दृश्य बताता है, अच्छे लोग मर गए, बेईमान लोग आगे बढ़ गए। तुगलक के राज्य में कानून की कोई इज्जत नहीं बची। रात का समय, तुगलक दौलताबाद के किले में अकेला खड़ा है। वह खुद से बात करता है, कहां गलती हो गई? मेरे सपने क्यों टूट गए? जनता ने मुझे क्यों नहीं समझा? उसके पास अब सिर्फ एक वफादार बारानी बचा है। तुगलक अकेलेपन, निराशा और पागलपन के बीच घिर जाता है। वह नमाज पढ़ने का आदेश देता है, लेकिन उसका मन टूट चुका है। नाटक दुखांत रूप से समाप्त होता है। एक महान स्वप्न दृष्टा शासक अपने ही आदर्शों, गलत फैसलों और सत्ता की क्रूरता से नष्ट हो जाता है। आदर्शवाद बनाम वास्तविकता, बड़े सपने, लेकिन गलत क्रियान्वयन। राजनीति और पाखंड नेता बाहर से अच्छे, अंदर से निर्दयी सुधार बनाम अव्यवस्था, अच्छी नीयत के फैसले भी बर्बादी ला सकते हैं। सत्ता का पागलपन, ताकत इंसान को अकेला और असंवेदनशील बना देती है।